राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 जनवरी 2026 को असम के काली आबोर में काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना का भूमि पूजन किया। करीब 6,950 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली ये परियोजना NH 715 के काली आबोर नुमालीगढ़ खंड के 4 लेन चौड़ीकरण से जुड़ी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि काजीरंगा केवल एक राष्ट्रीय उद्यान नहीं, बल्कि असम की आत्मा और भारत की जैव विविधता का अनमोल रत्न है, जिसे यूनेस्को ने विश्व धरोहर का दर्जा दिया है। उन्होंने बताया कि ये 35 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर वन्यजीवों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करेगा, जबकि ऊपर से यातायात सुचारू रहेगा। इससे अपर असम और अरुणाचल प्रदेश की कनेक्टिविटी बेहतर होगी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रकृति संरक्षण और विकास साथ साथ चल सकते हैं और ये परियोजना उसी सोच का उदाहरण है। कार्यक्रम में राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य, मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा सहित कई केंद्रीय मंत्री उपस्थित रहे। साथियों, असम के इतिहास में कलियाबोर का अहम स्थान है। असम के वर्तमान और भविष्य के लिए भी ये स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का प्रवेश द्वार भी है और ऊपरी आसाम की कनेक्टिविटी का भी केंद्र है। यहीं से महायोद्धा लसित बोरफुकन जी ने मुगल हमलावरों को बाहर करने की रणनीति बनाई थी। बीते 1-1.5 वर्षों से बीजेपी पर देश का भरोसा लगातार बढ़ता जा रहा है। हाल ही में बिहार में चुनाव हुए, वहां 20 वर्ष बाद भी जनता ने बीजेपी को रिकॉर्ड वोट दिए हैं, रिकॉर्ड सीटें जिताई हैं। 2 दिन पहले ही महाराष्ट्र के बड़े शहरों में मेयर और पार्षदों के चुनाव परिणाम आए हैं। मुंबई, जो दुनिया के सबसे बड़े निगमों से एक है, वहां की जनता ने पहली बार बीजेपी को रिकॉर्ड जनादेश दिया। देखिए, जीत मुंबई में हो रही है, जश्न काजीरंगा में मनाया जा रहा है। महाराष्ट्र के अधिकतर शहरों की जनता ने बीजेपी को सेवा का अवसर दिया है। साथियों, इससे पहले दूर सुदूर दक्षिण में केरला की जनता ने बीजेपी को बहुत बड़ा समर्थन दिया है। वहां पहली बार बीजेपी का मेयर बना है। केरला की राजधानी तिरुवनंतपुरम में आज बीजेपी सेवा कर रही है। साथियों, बीते कुछ समय में जितने भी चुनाव परिणाम आए हैं, उनका जनादेश स्पष्ट है। देश का वोटर आज गुड गवर्नेंस चाहता है,
विकास चाहता है, वो विकास और विरासत दोनों पर फोकस करता है। इसलिए वो बीजेपी को पसंद करता है। आज असम में बीजेपी सरकार जिस प्रकार घुसपैठ से निपट रही है, जिस प्रकार हमारे जंगलों को, ऐतिहासिक सांस्कृतिक स्थलों को, आप लोगों की जमीनों को अवैध कब्जों से मुक्त कर रही है, उसकी आज बहुत प्रशंसा हो रही है। साथियों, असम का विकास पूरे नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए नए दरवाजे खोल रहा है। असम एक्ट ईस्ट पॉलिसी को दिशा दे रहा है। जब असम आगे बढ़ता है तो नॉर्थ ईस्ट आगे बढ़ता है। जब नॉर्थ ईस्ट आगे बढ़ता है तो हिंदुस्तान आगे बढ़ता है। हमारे प्रयास और असम के लोगों का भरोसा पूरे नॉर्थ ईस्ट को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। इसी विश्वास के साथ एक बार फिर आप सभी को आज की परियोजनाओं की बहुत बहुत बधाई देता हूं। 16 जनवरी से शुरू हुई सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग 2026 के 13वें सीजन में भोजपुरी सिनेमा की टीम भोजपुरी दबंग्स ने शानदार जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। विशाखापत्तनम में खेले गए पहले मैच में भोजपुरी दबंग्स ने तेलुगु वॉरियर्स को 41 रनों से हराकर अगले चरण में अपनी जगह पक्की कर ली। टीम का अगला मुकाबला 24 जनवरी 2026 को कोयम्बटूर में होगा। मैच में तेलुगु वॉरियर्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। सबसे पहले बल्लेबाजी करते हुए भोजपुरी दबंग्स ने निर्धारित ओवरों में 155 का लक्ष्य रखा था। असगर खान ने 58 की अहम पारी खेली, जबकि आदित्य ओंझा ने 23 रन जोड़े। अंशुमान सिंह की तेज और सटीक कीपिंग ने मैच के दौरान टीम को महत्वपूर्ण बढ़त दिलाई। 156 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी। तेलुगु वॉरियर्स की टीम भोजपुरी दबंग्स के कप्तान मनोज तिवारी की सधी हुई गेंदबाजी के सामने टिक नहीं सकी और पूरी टीम 114 रनों पर सिमट गई। मनोज तिवारी ने 4 ओवर में 16 रन देकर 3 विकेट हासिल किए और उन्हें बेस्ट बॉलर और मैन ऑफ द मैच चुना गया। वहीं लोकप्रिय भोजपुरी कलाकार निरहुआ एंटरटेनर ऑफ द मैच चुने गए। नागपुर में सोलर इंडस्ट्रीज द्वारा निर्मित मीडियम कैलिबर एमिनेशन फैसिलिटी का भव्य उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि देश की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए स्वदेशी रक्षा उत्पादन अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि ये नई इकाई आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को सशक्त करेगी और आयात पर निर्भरता कम करने में अहम भूमिका निभाएगी। राजनाथ सिंह ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में निजी उद्योगों की भागीदारी से भारत तेजी से वैश्विक रक्षा निर्माण केंद्र के रूप में उभर रहा है। ये सुविधा भारतीय सशस्त्र बलों को मीडियम कैलिबर गोला बारूद की समय पर आपूर्ति सुनिश्चित करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि इस परियोजना से स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और अत्याधुनिक तकनीक को बढ़ावा मिलेगा। उद्घाटन समारोह में रक्षा क्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारी, विशेषज्ञ और सोलर इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। साथियों, अक्सर मैं अलग अलग जगहों पर जाता रहता हूं और इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं उसमें भाग भी लेता रहता हूं, लेकिन कहीं इस तरह की सॉलिड प्रोग्रेस सामने दिखाई देती है, कुछ ठोस काम यदि हमको दिखाई देता है और जब ये महसूस होता है कि देश के लिए कुछ बन रहा है, देश के लिए कुछ हो रहा है, तो मन में स्वाभाविक है, भारत का नागरिक मैं भी हूं, डिफेंस मिनिस्टर की बात छोड़िए, मन में प्रसन्नता होती है। और यह सब देखने के बाद एक डिफेंस मिनिस्टर के रूप में मुझे लगता है कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। और साथियों, जब मैं किसी प्राइवेट सेक्टर यूनिट के इस स्तर पर काम करते हुए देखता हूं तो मुझे सिर्फ कोई यूनिट या कोई फैसिलिटी ही नहीं दिखती, बल्कि मुझे एक नया संकल्प दिखता है, एक नया जोश दिखता है, एक नई ऊर्जा दिखती है और साथ ही साथ जो मैंने देखा है, इनोवेशन, नवाचार भी हमको दिखता है।
और मुझे दिखता है कि किस तरह से आप लोग इतने समर्पित भाव से देश के विकास में अपना योगदान दे रहे हैं। इसके लिए मैं आप सबको अपनी तरफ से बधाई देता हूं और आप सबके कामों की मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। और डिफेंस सेक्टर को हम सब आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी बार बार इसका आग्रह करते हैं और मैं कह सकता हूं कि जिस तरह से आप लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं इस भारत को आत्मनिर्भर बनाने में, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। एक वाक्य में कहना हो तो मुझे कह सकता हूं कि यह अपने आप में एक मिसाल है। जबकि आज के एक डिकेड पहले की स्थिति कैसी थी आप सबको अच्छी तरह मालूम है, तो आप स्वयं भी इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि जैसी स्थितियां आज हैं ऐसी पहले नहीं थी। और एक समय था जब डिफेंस प्रोडक्शन पूरा का पूरा पब्लिक सेक्टर तक ही सीमित था। प्राइवेट सेक्टर की तो बात उस समय कोई बहुत सोचता भी नहीं था कि उसकी भी भागीदारी इस हद तक भारत में हो जाएगी। क्षमताएं थी, पोटेंशियल था, लेकिन भागीदारी उस सीमा तक नहीं थी जिस सीमा तक होनी चाहिए थी। कई तरह के चैलेंजेस थे, डाउट्स भी थे कि आत्मनिर्भरता की और यदि हम कदम आगे बढ़ा रहे हैं तो यह मॉडल हमारा सफल होगा कि नहीं होगा। तरह तरह की शंकाएं भी थी। कहीं न कहीं क्षमताओं को लेकर भी, क्या हमारे पास वह क्षमता है, कि हमारे पास वह योग्यता है, हमारे पास वह प्रतिभा है कि हम इस काम को कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, सब सारी शंकाएं रहती थी। चाहे वह पब्लिक सेक्टर की कैपेसिटी हो या प्राइवेट सेक्टर की। धीरे धीरे हमारी सरकार ने इस सोच को बदलने का प्रयास किया है और मैं समझता हूं कि आप ही नहीं बल्कि सारी दुनिया इस चीज को मानती है। हमने सिस्टम को ओपन किया है। पॉलिसीज में जो भी मेजर चेंजेज लाए जा सकते हैं, मेजर चेंजेज भी लाने की कोशिश की है। प्रोसेसेस को सिंप्लीफाई करने का जिस हद तक प्रयास किया जा सकता है वो प्रयास भी हम लोगों ने अपनी तरफ से किया है। प्रारंभ में डाउट हम लोगों के भी मन में होता था और डाउट होना यह स्वाभाविक था, लेकिन हमें अपनी विल पावर पर पूरा भरोसा था, हमारी गवर्नमेंट को अपनी विल पावर पर और प्राइवेट सेक्टर के पोटेंशियल पर भी हमको पूरा विश्वास था, भरोसा था। इसीलिए हम लोगों ने प्राइवेट सेक्टर को जितना अधिक से अधिक महत्व दिया जा सकता है इस सेक्टर में, केवल इस सेक्टर नहीं, मैं कहता हूं दूसरे सेक्टर्स में भी हम लोगों ने देने की कोशिश की है। आज जब मैं डिजाइन, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और डिफेंस के अलग अलग क्षेत्रों को देखता हूं तो साफ नजर आता है कि हर जगह एक फोकस्ड डेवलपमेंट की धारा बह रही है। फोकस्ड डेवलपमेंट की धारा बह रही है और यह धारा अपने आप नहीं आई है। यह आप लोगों की मेहनत, आप लोगों की आप यात्रा और आपकी क्षमताओं का ही परिणाम है। आपके अंदर जो योग्यता है, प्रतिभा है, क्षमता है, यह उसका ही परिणाम है। आपने जहां से शुरुआत की और आज जिस स्तर तक पहुंचे हैं, मैं मानता हूं अपने आप में एक वह बहुत बड़ी उपलब्धि है। और साथियों, आज जब देश में मैन्युफैक्चरिंग की एक लहर सी चल रही है तो उसका सबसे अच्छा पहलू यही है, इससे प्रोडक्शन में क्वालिटी बेहतर हुई है, टाइमलाइंस भी पहले से बेहतर हुई हैं और प्रोडक्टिविटी में भी काफ़ी हद तक सुधार तेजी के साथ हो रहा है। साजो सामान सही समय पर डिलीवर किए जा रहे हैं। कुल मिलाकर मुझे यदि कहना तो मैं कह सकता हूं कि हमारा डिफेंस इकोसिस्टम पहले से कई गुना मजबूत हुआ है। यह बात मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। और अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो कुछ भी यहाँ पर बन रहा है, मैं मानता हूँ कि वह कॉन्फिडेंस का यहाँ निर्माण हो रहा है। जो बन रहा है सब चीज़ें तो वेपन्स वगैरह तो हैं ही, मिसाइल वगैरह सब सारी चीज़ बनने, लेकिन कॉन्फिडेंस का यहाँ निर्माण हो रहा है। और बदलते समय, बदलते युद्ध के स्वरूप और बढ़ती जटिलताओं के बीच आपकी यह तैयारी और तैयारी के साथ साथ आपकी यह सजगता और आपकी यह उत्पादन क्षमता राष्ट्र की सुरक्षा की एक मजबूत नींव है, ऐसा मैं मानता हूँ। लखनऊ में यूपी हेल्थ टेक कॉन्क्लेव 1.0 का भव्य शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य सेवाओं में तकनीक के अधिकतम उपयोग की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि कोविड काल के दौरान प्रदेश के सभी जनपदों में आईसीयू बेड, ऑक्सीजन और आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार किया गया, जिससे स्वास्थ्य ढांचे को मजबूती मिली।
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि हेल्थ टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल इनोवेशन के माध्यम से प्रदेश में सस्ती, सुलभ और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। कॉन्क्लेव में स्टार्टअप्स, मेडिकल विशेषज्ञों, टेक कंपनियों और नीति निर्माताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश, नवाचार और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर चर्चा हुई। ये सम्मेलन उत्तर प्रदेश को हेल्थ टेक हब बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। हेल्थ टेक कॉन्क्लेव में उत्तर प्रदेश शासन की ओर से आप सबके प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित इस कॉन्क्लेव में हृदय से स्वागत करता हूं। आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं। हमारे लिए ये कॉन्क्लेव महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि इस क्षेत्र का जो सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट है वह उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश यानी 25 करोड़ की इस आबादी के साथ ही अगल बगल के जो राज्य हैं वहां की भी और देशों की भी स्वास्थ्य सुविधाओं का भार भी उत्तर प्रदेश के अंदर आता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, उनके मार्गदर्शन में भारत सरकार के साथ मिलकर के पिछले 8-9 वर्षों के अंदर स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन करने में इसको सफलता प्राप्त की है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने आगे बहुत अच्छा करने का प्रयास किया। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट और निजी क्षेत्र को मिलाकर के कुल 40 मेडिकल कॉलेजेस यूपी में थे, और आज उत्तर प्रदेश में 81 मेडिकल कॉलेजेस वर्तमान में पूरी तरह क्रियाशील हैं। 2 एम्स हैं। लगभग डिस्ट्रिक्ट लेवल स्तर के 100 से ऊपर हॉस्पिटल्स हैं जिनकी जो गवर्नमेंट के द्वारा संचालित होते हैं। सीएससी, पीएससी, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की एक लंबी श्रृंखला हमारे सामने है जो दूर दराज के क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य की सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं। मैंने जो प्रारंभ में कहा कि 25 करोड़ की आबादी अकेले उत्तर प्रदेश की, और पिछले 11 वर्ष के अंदर देश के अंदर इस क्षेत्र में हुए व्यापक परिवर्तन के कारण आज लोगों के लिए स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराना बहुत आसान हुआ है। पिछले 11 वर्ष के अंदर स्वास्थ्य की सुविधाओं में हुए व्यापक परिवर्तन, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का और मजबूत होना और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आयुष्मान के गोल्डन कार्ड की उपलब्धता, आज अकेले उत्तर प्रदेश में 5.5 करोड़ गोल्डन कार्ड हम लोगों ने जारी किए हैं, जिन्हें हम आयुष्मान की सुविधा से 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवा रहे हैं। जिन लोगों ने आयुष्मान कार्ड की सुविधा का लाभ, अगर वह पात्रता की श्रेणी में आता है और उसे नहीं प्राप्त हुआ तो हमने उसे मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना से कवर भी किया है। तमाम ऐसी श्रेणियां हैं जिन्हें हम लोगों ने अन्य सुविधाएं दी हैं, लेकिन हमारा जो स्वयं का सरकारी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसमें हम इस सब के बावजूद भी फ्री में स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। यानी 5.5 करोड़ हम लोगों ने गोल्डन कार्ड तो जारी किए हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि 25 करोड़ की आबादी में बाकी के लिए सुविधा नहीं है। सभी लोगों के लिए मेडिकल कॉलेजेज हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, सीएससी हो, पीएससी हो, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हो, इन सभी में स्वास्थ्य की सुविधा यहां पर फ्री में उपलब्ध करवाई जाती है। सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के उपलब्ध करवाई जाती है। मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, सुरक्षा का बेहतरीन वातावरण मिलेगा, सिंगल विंडो की सुविधा आपको प्राप्त होगी। यूपी के अंदर कहीं भी आपको दूसरे टेबल में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और एक समय सीमा के अंदर इन सभी कार्यों को उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग करके दिखाएंगे।
मैं इस अवसर पर एक बार फिर से आप सबका यूपी हेल्थ टेक कॉन्क्लेव में हृदय से अभिनंदन करता हूं और आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, उत्तर प्रदेश सरकार आपके इस पॉजिटिव रिस्पांस के लिए सदैव आपके साथ खड़ी होकर के इन समस्याओं का समाधान करेगी और आपके साथ खड़े होकर के उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप आगे बढ़ाने में हर प्रकार का सहयोग करेगी। आप सबके प्रति मेरी मंगल में शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। जय हिंद। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत। पंचकुला में वीबी ग्रामजी राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण विकास को गति देना, गांवों को आत्मनिर्भर बनाना और जन कल्याण योजनाओं की प्रगति को सामने लाना रहा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने संबोधन में कहा कि वीबी ग्रामजी पहल के माध्यम से राज्य सरकार गांवों में बुनियादी सुविधाओं, रोजगार सृजन, कौशल विकास और महिला सशक्तिकरण को मजबूत कर रही है। उन्होंने कहा कि डिजिटल सेवाओं और पारदर्शी शासन से ग्रामीण जनता को सीधा लाभ मिल रहा है। समारोह में विभिन्न विभागों द्वारा प्रदर्शनी लगाई गई, जिसमें गांव स्तर पर हुए विकास कार्यों को दर्शाया गया। लाभार्थियों ने योजनाओं से मिले लाभ साझा किए। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में ग्रामीण नागरिक मौजूद रहे। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पिछले दिनों लोकसभा में एक बिल लेकर के आए। मोदी जी ने जो नाम दिया है विकसित भारत, गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, जो ये नाम दिया है वीबी जी राम जी, ये गारंटी नरेंद्र मोदी जी की है कि मेरे श्रमिक भाई की मेहनत के ऊपर कोई गलत आंख ना उठा सके। ये नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है। और साथियों, जब ये गारंटी मोदी जी ने दी है तो आपको चिंता किस बात की है? कोई चिंता किसी बात की नहीं है। जब इस प्रकार का भ्रम, क्योंकि हमें डर लगता है, मैं आपको बताना चाहता हूं किस प्रकार का झूठ बोलते हैं ये कांग्रेस के लोग, क्योंकि मुद्दा तो नहीं है, विषय भी नहीं है। हमें डर इसलिए लगता है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि श्रमिक हमारे पूजनीय हैं। आपने देखा भी होगा, प्रधानमंत्री जी पहला प्रधानमंत्री ऐसा है जो श्रमिक के पैर धो करके वो धोने का काम करता है। ऐसा पहला प्रधानमंत्री देश को मिला है जिसने इस भारत को गति से आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। साथियों, मेरा मानना है कि आज हमारा संवाद आपके और आपके परिजनों के भविष्य को ये उज्जवल बनाने में बहुत मददगार साबित होगा। साथियों, मुझे खुशी है, आप मेहनत कश लोग हैं, आप मेहनत करते हैं और हमारे राष्ट्र के निर्माण में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है। राष्ट्र जो गति से आगे बढ़ रहा है उसमें आपका बड़ा योगदान है। साथियों, हम देखते हैं आप खेत में काम करते हैं, आप सड़कों और इमारतों को आकार देने का काम करते हैं, उद्योगों को आप गति देने का काम करते हैं। आपके श्रम के बिना विकास संभव नहीं है। साथियों, मुझे गर्व है कि आपके पसीने की हर बूंद भारत के निर्माण की एक कहानी छिपी हुई है आपके पसीने में। साथियों, पिछले 11 वर्षों में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने मनरेगा को केवल मजदूरी आधारित कार्यक्रम से आगे बढ़ करके पारदर्शी, तकनीकी, सक्षम और आजीविका का प्रभावी साधन
ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बनाया है। साथियों, वर्ष 2016 से मनरेगा में निर्मित परिसंपत्तियों की जियो टैगिंग शुरू की गई है। एक ऐसा ऐप भी विकसित किया गया है जिसमें श्रमिकों की हाजिरी की जियो टैग्ड फोटो आधारित रिकॉर्डिंग संभव हो पाई है। डीबीटी के जरिए 99% से अधिक मजदूरी का सीधा भुगतान श्रमिकों के खाते में ये हुआ है। आधार सीडिंग से फर्जी वाड़े पर भी प्रभावी अंकुश इसके माध्यम से लगा है। साथियों, मनरेगा के कम से कम 60% खर्च को कृषि, जल और भूमि वन विकास जैसी उत्पादक परिसंपत्तियों पर यह केंद्रित भी किया गया है। इसमें ग्रामीण अर्थव्यवस्था को दीर्घकालीन ये लाभ भी मिलेगा। हरिद्वार में देव संस्कृति विश्वविद्यालय द्वारा भव्य ध्वज वंदन समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राष्ट्रध्वज के प्रति सम्मान, देशभक्ति और सांस्कृतिक चेतना का भाव देखने को मिला। कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के आचार्यगण, विद्यार्थी, शोधार्थी और बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। समारोह के दौरान विधिवत मंत्रोच्चारण के साथ ध्वज वंदन किया गया और राष्ट्र सेवा, सामाजिक समरसता एवं सांस्कृतिक मूल्यों को आत्मसात करने का संदेश दिया गया। वक्ताओं ने कहा कि ध्वज केवल एक प्रतीक नहीं, बल्कि राष्ट्र की अस्मिता, बलिदान और गौरव का प्रतिनिधित्व करता है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय ने इस अवसर पर युवाओं से राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से भारतीय परंपरा, संस्कार और राष्ट्र प्रेम को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया गया। समारोह का उद्देश्य युवा पीढ़ी में देशभक्ति की भावना को और अधिक सुदृढ़ करना रहा। ये ध्वज वंदन का समारोह कोई साधारण आयोजन नहीं है। ये गायत्री परिवार के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में होने वाले उन 3 ऐतिहासिक और युगांतकारी घटनाओं के 100 वर्ष पूरा होने का अवसर है, जिन्होंने इस विराट युग आंदोलन को स्पष्ट दिशा और चेतना प्रदान करने का काम किया है। यहाँ एक और अखंड ज्योति के दिव्य प्राकट्य की शताब्दी है, वहीं यह युग दृष्टा श्रद्धेय पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी द्वारा आरंभ की गई उस तप साधना के भी 100 वर्ष हैं, जिसने युग निर्माण के इस विराट आंदोलन की आधारशिला रखी। इसी के साथ साथ ये वर्ष वंदनीय माताजी भगवती देवी शर्मा जी का जन्म शताब्दी वर्ष भी है। जन्म शताब्दी के इस अवसर पर मैं परम वंदनीय प्रातः स्मरणीय माताजी भगवती देवी शर्मा जी को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूँ। साथ ही मैं गायत्री देवी के सिद्ध साधक, विचार क्रांति के सूत्रधार पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी को भी नमन करता हूँ, जिनके द्वारा रोपित अखिल विश्व गायत्री परिवार बीज आज बट वृक्ष का रूप लेकर विश्व के असंख्य लोगों को ज्ञान और संस्कार की छाया दे रहा है, उनको एक मार्गदर्शन देने का, पाथेय देने का काम कर रहा है। ये मेरा भी सौभाग्य है कि आज मुझे आप सभी महानुभावों के बीच में इस ऐतिहासिक अवसर का साक्षी बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। सच में जितने लोग सामने दिखाई दे रहे हैं, इधर दिखाई दे रहे हैं, उधर दिखाई दे रहे हैं, उतने ही सारे लोग, उससे भी ज्यादा लोग इसके आसपास के पंडालों में भी विराजमान हैं। मैं उन सबका भी मैं हृदय से स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, गायत्री मंत्र हमारी सनातन संस्कृति का जीवंत तेज पुंज है और इस मंत्र से जो हमें प्रेरणा मिलती है कि हम अपने जीवन में जो भी निर्णय लें, हम अपने जीवन में जो भी कर्म करें, जो भी मार्ग चुनें, वो सत्य से प्रेरित हो, लोक कल्याण के लिए हो और धर्म के अनुरूप हो, जिससे किसी को कष्ट न हो। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत।
राष्ट्र सर्वप्रथम